नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ बाय घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं जो रीजनिंग का है, कैलेंडर का टॉपिक जिसे पंचांग भी कहा जाता है। यदि दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सब यहाँ पे जो कैलेंडर होता है, पंचांग होता है, वो भारत के अंदर अनेकों प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं, पंचांग प्रचलित में है। लेकिन मुख्यतः मैं बात करूं तो भारत के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं। देखिएगा, उनमें से पहला कैलेंडर है शक संवत का, दूसरा ईस्वी सन का और तीसरा है विक्रम संवत का। वर्तमान समय में जो आपका ईस्वी सन चल रहा है वो 2021 चल रहा है। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 2021 चल रहा है। जो आपकी शक संवत है दोस्तों, अपने को शक संवत निकालनी है तो शक संवत हमेशा ईस्वी सन से पीछे चलती है और पीछे कितने वर्ष चलती है? 78 वर्ष पीछे चलती है। विक्रम संवत दोस्तों आगे चलती है ईस्वी सन से, और आगे कितने वर्ष चलती है दोस्तों? ये 57 वर्ष आगे चलती है। बोलो कितने वर्ष आगे चलती है? 57 वर्ष से आगे चलती है। अब यहाँ पे देखा जाए कि जो ये शक संवत है, जो दोस्तों कनिष्क के शासनकाल के अंदर एक कैलेंडर का निर्माण किया गया था, राजा कनिष्क हुआ भारत के अंदर, तो उसके शासनकाल के अंदर कैलेंडर का निर्माण किया गया। वो कौन सा कैलेंडर कहलाया? शक संवत का कैलेंडर कहलाया। जो राजा कनिष्क हुए वो 78 ईस्वी के अंदर हुए थे, इस कारण से ये 78 वर्ष पीछे चलती है। जबकि राजा विक्रमादित्य हुआ वो 57 ईसा वर्ष पूर्व हुए थे, ईस्वी से पहले हो गए थे, इस कारण ये 57 वर्ष पहले चल गया था। तो 57 वर्ष पहले चलने की वजह से ये 57 वर्ष आगे की ओर चलता है। दोस्तों, यदि 2021 में से 78 को घटा दिया जाए तो वर्तमान समय में जो शक संवत है वो दोस्तों है आपकी 1943, और 2021 में यदि 57 जोड़ दिया जाए तो वर्तमान समय में जो विक्रम संवत है वो बताओ कितनी आ जाएगी? 2078 आ जाएगी। यदि देखा जाए और कहा जाए कि साहब शक संवत दे दिया जाए और विक्रम संवत पूछता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। शक संवत और दोस्तों विक्रम संवत के मध्य 135 वर्षों का अंतर होता है। बोलो कितने वर्षों का अंतर होता है? 135 वर्षों का अंतर होता है। यहां से अनेक प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। उनकी दोस्तों मैं प्रत्येक की चर्चा करूंगा। पहला क्वेश्चन अपना है कि भारत आजाद किस विक्रम संवत में हुआ था? तो बताओ भारत आजाद किस सन में हुआ था? 1947 में हुआ था। भारत आजाद हुआ 1947 में, ये क्या पता है अपने को? ईस्वी सन पता है। अपने को क्या निकालना है? विक्रम संवत निकालना है। विक्रम संवत निकालना है तो ईस्वी सन में कितना जोड़ेंगे? 57 वर्ष जोड़ेंगे। तो 1947 में दोस्तों यदि 57 वर्ष जोड़ दिया जाए, बोलो कितना वर्ष जोड़ दिया जाए? 57 वर्ष जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 2004 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? 2004। तो किस विक्रम संवत में आजाद हुआ था? 2004 के अंदर अपना देश आजाद हुआ था, विक्रम संवत 2004 में। नेक्स्ट देखिएगा, यदि पूछा जाए कि 1857 की जो क्रांति है, बोलो कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति किस शक संवत में लड़ी गई? अब पूछा अपने से क्या, यहाँ तो क्या पूछा था? विक्रम संवत। ये तो विक्रम संवत पूछा है, और ये पूछा अपने को शक संवत कि 1857 की क्रांति किस शक संवत में लड़ी गई। शक संवत पूछा है, 1857 दिया है, तो 1857 तो क्या है? ईस्वी सन है। और अपने को निकालना क्या है? शक संवत निकालना है। तो कितने वर्ष घटाओगे कि जोड़ोगे? यहाँ पे घटाया जाएगा। कितने वर्ष घटाया जाएगा? 78 वर्ष घटाया जाएगा। तो घटाएंगे, जब 78 घटाते हैं तो बताओ कितना आ जाएगा? 1779 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? 1779 आ जाएगा। दोस्तों, छप्पनिया काल का संबंध किस सन से है? ये टीचर की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छप्पनिया काल का संबंध किससे है। तो दोस्तों छप्पनिया काल पड़ा था भारत के अंदर, तो उस समय इतनी भुखमरी आ गई थी कि जो लोग हैं वो किक करके छोड़े खा करके टाइम पास किया करते थे। तो उस समय जो छप्पनिया काल पड़ा 1956 में पढ़ने की वजह से इसका 56 में पढ़ने की वजह से इसका नाम ही क्या रख दिया गया? छप्पनिया काल रख दिया गया। अब ये कौन से 56 में पड़ा था? 1856 में, 1956 में या 1756 में? तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी अपने को होनी चाहिए। जो छप्पनिया काल है दोस्तों 1956 में पड़ा था। बोलो कब पड़ा था? 1956 में। बात है कि साहब ये 1956 है वो शक संवत है, ईस्वी सन है या विक्रम संवत है? तो दोस्तों ये जो छप्पनिया काल पड़ा था 1956, तो दोस्तों ये कौन सी है? विक्रम संवत है। बताओ कौन सी दे रखी है? अब ये
विक्रम संवत 1956 में पढ़ने की वजह से इसका नाम क्या रखा गया, छप्पनिया काल रखा गया। अपने को क्या पूछा है, सन पूछा है, सन पूछा है, इसका मतलब ईस्वी सन पूछ रहा है, तो ईस्वी सन निकालना है। अब बताओ यहां से इधर आना, पहले तो यहां से इधर जा रहे थे तो कितना जोड़ रहे थे, 57 जोड़ रहे थे। अब वहां से इधर वापस रिटर्न होंगे तो 57 क्या कर दिया जाएगा, गठा दिया जाएगा। बोलो कितना गठा दिया जाएगा, 57 गठा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें से 57 को गठाया 1956 में से, तो बताओ कितना बच गया, 1899। तो बताओ कौन सी सन आ गई, ईस्वी सन आई है आपकी 1899। तो 1899 के अंदर छप्पनिया अकाल पड़ा था, जिसके अंदर भूखमरी बहुत ज्यादा आ गई थी। दोस्तों आपका जो शक संवत का कैलेंडर है राजा कनिष्क के शासनकाल में चला था, और इसने जब ये कैलेंडर चलाया तो दोस्तों ये इतना प्रसिद्ध हो गया कि ये राष्ट्रीय स्तर पर जाने लगा। बोलो कौन से स्तर पे जाने लगा, राष्ट्रीय स्तर पर जाने लगा। इस कारण शक संवत के कैलेंडर को दोस्तों राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। बोलो कौन सा कैलेंडर घोषित किया गया, राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया गया। दोस्तों ये राष्ट्रीय कैलेंडर कब घोषित किया गया, 22 मार्च सन 1957 को। 22 मार्च सन 1957 को शक संवत के कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया जा चुका है। बात करते हैं हिंदू विक्रम संवत की, तो दोस्तों विक्रम संवत का जो कैलेंडर है इसे भी हिंदू कैलेंडर घोषित किया जा चुका है, या इसका जो दूसरा नाम है वो दोस्तों हिंदू कैलेंडर है। विक्रम संवत के कैलेंडर को हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, जबकि शक संवत के कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जो 22 मार्च सन 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, एक बार और देखिएगा दोस्तों इनको कि शक संवत वर्तमान समय में 1943 चल रही है, विक्रम संवत 2078 चल रही है। जैसे जैसे ईस्वी सन चेंज होता है वैसे वैसे ही शक संवत और विक्रम संवत भी चेंज हो जाते हैं। यदि विक्रम संवत निकालना है, शक संवत दे रखा है तो दोस्तों 57 जोड़ दिया जाएगा, और शक संवत निकालना है और आपको ईस्वी सन दे रखा है तो 78 घटा दिया जाएगा। शक संवत और विक्रम संवत में बोलो कितने वर्षों का अंतर होता है, 135 वर्षों का अंतर होता है। शक संवत के कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर कब घोषित किया गया, 22 मार्च सन 1957 को, और विक्रम संवत के कैलेंडर को हिंदू कैलेंडर घोषित किया जा चुका है, या इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, हिंदू कैलेंडर है। इस प्रकार यहाँ से अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ी सी बेसिक जानकारी और रखनी है आपको। जैसे मान लो पूछ लिया जाए कि साहब जो गणतंत्र हुआ अपना देश भारत, गणतंत्र कब हुआ, तो भारत गणतंत्र हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब अपने को पूछता है कि साहब विक्रम संवत क्या थी या शक संवत क्या थी, तो सुनिएगा इसके बारे में। यदि दोस्तों यहाँ पे डेट देता है या महीना ऐसा हो जनवरी, फरवरी और मार्च में कौन सी तारीख, 22 मार्च सन 1957 को घोषित किया गया था ये। तो 22 मार्च के बाद में जो भी आते हैं महीने वो तो आते हैं दोस्तों शक संवत में। चैत्र का महीना मार्च और अप्रैल में चलता है। इसी प्रकार चैत्र के बाद में जो महीने चलते हैं, मतलब जो आपकी शक संवत और विक्रम संवत है वो स्टार्ट होती है चैत्र के महीने से, और चैत्र का महीना आता है मार्च के अंदर, जबकि ईस्वी सन है वो जनवरी में ही चेंज हो जाती है। तो आपको ध्यान में ये रखना है इसके अंदर की जनवरी, फरवरी और मार्च की कौन सी तारीख, 22 तारीख, इन 3 महीनों के अंदर कोई सी भी तारीख देता है तो दोस्तों यहाँ पे 57 की जगह कितना जोड़ा जाएगा, 56 जोड़ा जाएगा, और 78 की जगह कितना घटाया जाएगा, 77 घटाया जाएगा। सुनिएगा, देखिएगा, पहचानिएगा। 1950 है, विक्रम संवत पूछता है, जोड़ना तो कितना चाहिए था, 57 जोड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 56 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो महीना है वो तो कौन सा है, जनवरी का है, जबकि ये विक्रम संवत चेंज कब होगी जाकर के मार्च के महीने में चेंज होगी, 22 मार्च के बाद में चेंज होती है। जबकि ये जो महीना दे रखा है वो कौन सा आपने को जनवरी का दिया है, तो इस कारण इसके अंदर 57 की जगह कितना घटाया जाएगा, 56 घटाया जाएगा। तो बताओ 1950 में यदि 56 को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 2006 आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जिसके अंदर अधिकांश लड़कों ने इसका आंसर गलत किया, 2007 नहीं होगा दोस्तों, कब आएगा, 2006 आएगा। पर राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उनके ऊपर भी दोस्तों ये लिखा गया है कि पिछले पृष्ठ के ऊपर ये लिखा गया है कि भारत गणतंत्र विक्रम संवत 2006 में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा,
आगे है दोस्तों कैलेंडर के प्रकार। दोस्तों कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं। बोलो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है चित्रित कैलेंडर, दूसरा है साधारण कैलेंडर। इन दोनों कैलेंडरों की दोस्तों मैं चर्चा करूंगा। साधारण कैलेंडर क्या होता है? जैसे वर्तमान समय में अपने घरों के अंदर आपने देखा होगा कि माहेश्वरी कैलेंडर है, राजस्थान पत्रिका कैलेंडर है, दैनिक भास्कर कैलेंडर है, अनेक प्रकार के कैलेंडर चलते हैं जिन पे आप तारीखें और तिथियां देखते हैं। तो दोस्तों उन कैलेंडरों की यदि मैं बात करूं तो वे सभी पृष्ठ जिनके ऊपर तिथियां अंकित होती है, वे सभी पृष्ठ जिन पर तिथियां अंकित होती हैं, तारीखें लिखी गई होती हैं, वार लिखे गए होते हैं, वो तो कौन सा होता है दोस्तों? साधारण कैलेंडर होता है। और ये है चित्रित कैलेंडर। जैसे कि कोई भी त्योहार आता है तो त्योहार पे दोस्तों आप मार्केट में जाते हैं, अनेक प्रकार की फोटो खरीदते हैं। कोई ऐश्वर्या राय की खरीदता है, कोई कैटरीना कैफ की खरीदता है, तो कोई सलमान खान की खरीदता है। कोई प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण लेकर के आता है, तो वो दोस्तों सारे के सारे जो प्राकृतिक चित्र बने हुए हैं वो सारे के सारे कौन से कैलेंडर में आते हैं? चित्रित कैलेंडर में आते हैं। अर्थात मैं यदि इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूं तो कह सकता हूं कि वे सभी पृष्ठ जिनके ऊपर किसी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हो तो वो क्या कहलाते हैं? चित्रित कैलेंडर कहलाते हैं। चित्रित कैलेंडर है दोस्तों, आपको जीके के अंदर पढ़ाया जाएगा कि चित्रित कैलेंडर जैसे फड़ चित्रण होती है, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, सबसे लंबी फड़ किसकी है, सबसे छोटी फड़ किसकी है। तो ये जो चित्रित कैलेंडर है ये तो आपको दोस्तों जीके में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ रीजनिंग के अंदर केवल और केवल कौन सा कैलेंडर पढ़ेंगे? अपन साधारण कैलेंडर पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों साधारण कैलेंडर क्या होता है। यदि दोस्तों मैं बात करूं पिछले समय की, ईस्वी सन जब चला था उससे भी पहले की यदि बात करूं तो उससे पहले भी दोस्तों कोई ना कोई कैलेंडर तो चलता होगा। तो दोस्तों उससे पहले जो आपकी ईस्वी सन बनी थी, जो आपका अंग्रेजी कैलेंडर बना है, उससे पहले कौन सा कैलेंडर चलता था? तो दोस्तों सबसे पहले जो कैलेंडर चलता था वो कौन सा कैलेंडर था? रोमन कैलेंडर चलता था। बोलो कौन सा कैलेंडर चलता था? रोमन कैलेंडर चलता था। और इस रोमन कैलेंडर के अंदर दोस्तों दिनों की संख्या 304 थी। बोलो दिनों की संख्या कितनी थी? 304। और माह की संख्या कितनी थी? 10 माह होते थे। सबसे पहले जो कैलेंडर चलता था वो दोस्तों रोमन कैलेंडर चलता था। रोमन कैलेंडर में दिनों की संख्या 304 और माह की संख्या 10 होती थी। कुछ समय बाद में दोस्तों ये रोमन कैलेंडर इतना प्रसिद्ध हो गया कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाने लगा। इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया? अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर रखा गया। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में भी दोस्तों दिनों की संख्या कितनी थी? 304 थी। माह की संख्या कितनी थी? 10 थी। क्या दोस्तों यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हुआ था? केवल और केवल क्या किया गया? चेंज, नाम चेंज किया गया, ना दिनों की संख्या ना माह की संख्या चेंज हुई है। फिर देखिएगा दोस्तों वर्तमान समय में जो आपका कैलेंडर चल रहा है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर चल रहा है। बोलो कौन सा कैलेंडर चल रहा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर चल रहा है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर दिनों की संख्या और माह की संख्या देखा जाए तो दिनों की संख्या तो होती है या तो 365 होते हैं या 366 होते हैं। या तो दिनों की संख्या 365 होती है या 366 होती है। लेकिन माह की संख्या फिक्स है। इसके अंदर माह कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। दोस्तों इसका जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के जन्मदाता थे वो कौन थे? इसका ग्रेगरी ने दोस्तों ग्रिगोरियन कैलेंडर का जन्मदाता कहा जाता है। इसको जो बनाने वाला है वो बताओ कौन है? ग्रेगरी है। एक तो आपने साइंस में पढ़ा होगा ग्रेगर जोहन मेंडल, जिसने मटर के पौधे पर प्रशिक्षण किया था। दूसरा है ग्रेगरी, जिसने ग्रिगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया है। इसी के अंदर देखा जाए दोस्तों ग्रेगरी ने जब कैलेंडर का निर्माण किया तो जो तारीख थी, पहली जो तारीख ली इसने 01/01/01 और इस पहली तारीख को पहला वार रखा। और दोस्तों पहला वार कौन सा रखता है? ये सोमवार रखता है। 01/01/01 को कौन सा वार था? सोमवार था। फिर देखिएगा यदि इसी को दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो कह सकते हैं दोस्तों 1 जनवरी 01 को भी कौन सा वार था? सोमवार था। क्या दोस्तों जनवरी का महीना पहला महीना होता है तो 1 जनवरी 01 को भी कौन सा वार था? सोमवार था। ये दोस्तों 01 है वो यहाँ पे 2001 नहीं है, ये ईस्वी सन का पहला वर्ष है। अर्थात जो पहले वर्ष था वो है 01। नेक्स्ट देखिए यदि इसी को मैं और लैंग्वेज चेंज करके कहूं तो मैं कह सकता हूं कि साहब 1 जनवरी एडी को 1 जनवरी एडी को कौन सा वार था? तो 1 जनवरी एडी का वार निकालना है मेरे को। तो एडी का मतलब होता है दोस्तों आफ्टर डेथ।
जब ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। जो आपका ईसवी सन का कैलेंडर है वो ईसा मसीह की मृत्यु के बाद बनाया गया था। तो ईसा मसीह की मृत्यु के बाद में जो कैलेंडर बनाया गया उस तारीख को कौन सी तारीख थी, वो 1 जनवरी थी। 1 जनवरी एडी को कौन सा वार है दोस्तों, सोमवार है। 1 जनवरी एडी को कौन सा वार था, सोमवार था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इसी को यदि और चेंज करके कहा जाए तो मैं कह सकता हूं कि साहब ईसवी सन का, बोलो कौन सी सन का, ईसवी सन का प्रथम दिन कौन सा वार होता है, ईसवी सन का प्रथम दिन भी कौन सा वार होता है, सोमवार होता है। एक ही बात है, एक ही तारीख है और एक ही तारीख को दोस्तों अलग अलग प्रकार से लिखा जा सकता है, देखा जा सकता है। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि साहब सप्ताह का पहला वार कौन सा होता है, सप्ताह का पहला वार भी कौन सा होता है, सोमवार होता है। एक बार और देखिएगा, सबसे पहले कौन सा कैलेंडर चला था, रोमन कैलेंडर चला था, जिसमें दिनों की संख्या 304, माह की संख्या 10 थी। कुछ समय बाद में रोमन कैलेंडर इतना प्रसिद्ध हो गया कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाने लगा। इसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाने लगा। इस कारण कुछ समय बाद ही इसका नाम क्या रख दिया गया, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर रख दिया गया। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में दिनों की संख्या 304 और माह की संख्या 10 थी। यदि पूछा जाए कि वर्तमान समय में कौन सा कैलेंडर चल रहा है, तो वर्तमान समय में दोस्तों कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसका जन्मदाता कौन है, ग्रेगरी है। इसने जब कैलेंडर का निर्माण किया तो 01/01/01 को कौन सा वार रखा, सोमवार रखा। 1 जनवरी 01 को भी कौन सा वार होता है, सोमवार होता है। 1 जनवरी एडी को भी कौन सा वार है, सोमवार है। और ईसवी सन का प्रथम दिन भी कौन सा वार, सोमवार। और सप्ताह का पहला वार भी कौन सा होता है, सोमवार होता है। नेक्स्ट देखिएगा, तो मैं चर्चा करता हूं पृथ्वी की गतियों की। जो पृथ्वी की गतियां हैं वो दोस्तों कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली परिभ्रमण, दूसरी परिक्रमण होती है। बात है कि साहब परिभ्रमण क्या है, परिक्रमण क्या है, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है इनके अंदर। सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। दोस्तों जैसे अपन मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भगवान होता है और उसके अपन क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। भगवान के हम क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं। तो ऐसे ही इसी प्रकार से पृथ्वी भी दोस्तों भगवान के चक्कर लगाती है। और ये कौन से भगवान के चक्कर लगाती है, सूर्य भगवान के चक्कर लगाती है। तो सूर्य भगवान के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति तो क्या कहलाती है, परिक्रमण कहलाती है। परिक्रमा से याद रखना, परिक्रमण गति और एक बच गई परिभ्रमण गति। अपने ही अक्ष के ऊपर जब पृथ्वी घूमती है वो कौन सी कहलाती है, परिभ्रमण गति कहलाती है। परिभ्रमण को दैनिक गति या घूर्णन गति के नाम से भी जाना जाता है। परिक्रमण गति है, इसे दोस्तों वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 1 वर्ष के अंदर अपना चक्कर पूरा करती है। 1 वर्ष के अंदर चक्कर पूरा करती है। आपकी ज्योग्राफी के अंदर लिखा गया है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 365 सही 1/4 दिन होते हैं। बोलो कितने दिन होते हैं, 365 सही 1/4 दिन होते हैं। लेकिन दोस्तों जब ग्रेगरी ने कैलेंडर का निर्माण किया तो परिक्रमण गति का जो टाइम पीरियड माना है वो इस प्रकार से माना है। ग्रेगरी ने कहा कि 1 वर्ष के अंदर 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड होती हैं। और इस टाइम पीरियड को दोस्तों उसने नाम दे दिया कि इतने टाइम पीरियड के अंदर जो भी वर्ष बनेगा उसे दोस्तों सौर वर्ष के नाम से जाना जाएगा। बोलो कौन से वर्ष के नाम से जाना जाएगा, सौर वर्ष के नाम से जाना जाएगा। देखिएगा दोस्तों, आज सिर्फ कैलेंडर की जनरेशन देखते हैं कि किस प्रकार से कैलेंडर का ये निर्माण करता है, देखते जाइए। नेक्स्ट देखें, ये क्या करता है दोस्तों, जो ये 365 दिन थे, इन 365 दिन को बाहर निकाल लेता है और बाहर निकाल करके कहता है कि जिस वर्ष के अंदर भी 365 दिन होंगे उस वर्ष को दोस्तों किस वर्ष के नाम से जाना जाएगा, साधारण वर्ष के नाम से जाना जाएगा। बोलो कौन से वर्ष के नाम से जाना जाएगा, साधारण वर्ष के नाम से जाना जाएगा। अब बाकी समय कितना बच गया, 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड का समय बच गया। तो दोस्तों ये क्या करता है, इस जो टाइम पीरियड था इसको 4 से मल्टीपल कर दिया। बात यह कि साहब 4 से मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि प्रत्येक चौथा वर्ष एक लीप वर्ष होता है। प्रत्येक चौथा वर्ष एक लीप वर्ष होता है, इस कारण किससे मल्टीपल कर दिया, 4 से मल्टीपल कर दिया। जैसे दोस्तों 4 से मल्टीपल करता है तो इसको जो समय प्राप्त होता है वो 23 घंटे 15 मिनट 2.04 सेकंड का समय प्राप्त हुआ। बोलो कितना समय प्राप्त हुआ, 23 घंटे 15 मिनट 2.04 सेकंड का समय प्राप्त हुआ। और बताओ ये कितने वर्षों में प्राप्त हो रहा है, 4 वर्षों में प्राप्त हो रहा है। इसने क्या किया दोस्तों, इसको कन्वर्ट कर लिया। बात है कि साहब कन्वर्ट कितने में किया दोस्तों, 24 घंटे के अंदर कन्वर्ट करता है।
24 घंटे बोलूं तो दोस्तों कितना दिन होगा, एक दिन होगा। 24 घंटे बोलूं तो कितना दिन होगा, एक दिन होगा। क्या दोस्तों इसके पास 24 घंटे थे? नहीं, 24 घंटे नहीं थे। कितने दिन, कितने घंटे थे? 23 घंटे और 15 मिनट थी। कन्वर्ट किया कितने घंटों में, 24 घंटों में। 24 घंटा बराबर एक दिन। अरे पहले दिन कितने थे, 365। एक दिन ये बन गया इसके पास में, तो दिनों की संख्या अब कितनी हो गई, 366 हो गई। इसने कहा कि साहब जिस वर्ष के अंदर भी 366 दिन होंगे उस वर्ष को लीप वर्ष के नाम से जाना जाएगा। बोलो कौन से वर्ष के नाम से, लीप वर्ष के नाम से जाना जाएगा, या लीप वर्ष को दोस्तों अधिवर्ष भी कहा जाता है। आगे देखिए क्या करता है। 24 घंटे दोस्तों इसके पास थे नहीं, 23 घंटे थे। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपके पास में जैसे 100 रुपए हैं और कोई सामान खरीद लिया 150 रुपए का, तो आप क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, किसी ना किसी से एडजस्ट करते हैं। वैसे ये भी कन्वर्ट किया। अब कन्वर्ट कितना, आपने कितना उधार लिया, 50 रुपए उधार लिया। तो बात है कि 50 रुपए कहां से आए, 150 रुपए में से 100 रुपए को घटा दिया तो 50 रुपए आ गया उधार। वैसे यदि मैं 24 घंटों में से 23 घंटा 15 मिनट 2.04 सेकंड घटा दूं तो बताओ उधार लिया गया समय आ जाएगा। उधार लिया गया समय कितना आएगा, सुनिएगा और देखिएगा। उधार लिया गया समय है दोस्तों 44 मिनट और 58, लगभग 58 सेकंड आ जाती है। बोलो लगभग कितनी आती है, 58 सेकंड आती है। 24 घंटों में से 23 घंटे 15 मिनट 2.04 सेकंड घटा दिया तो 44 मिनट और 58 सेकंड आ गई। बोलो कितने वर्षों में आई है, 4 वर्षों के अंदर आई है। अपने को दोस्तों यदि एक वर्ष का पूछा जाए तो एक का क्या कर दिया जाएगा, इसमें भाग दे दिया। बार गया 11 चौक 44, 11 मिनट तो यहाँ पे बन गई और आगे बनती है 14.5 सेकंड। बोलो कितनी सेकंड बन गई, 14.5 सेकंड। ये कितने वर्षों में बनी है, एक वर्ष के अंदर बनी है। आगे क्या करता है सुनिएगा और देखिएगा। आगे दोस्तों क्या किया इसने, 400 से मल्टीपल कर दिया। 400 से मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि प्रत्येक 400वीं शताब्दी लीप शताब्दी होती है। यहाँ तो प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष था और यहाँ पे प्रत्येक 400वीं शताब्दी लीप शताब्दी होती है। इस कारण इसने क्या किया दोस्तों, 400 से मल्टीपल किया। 400 से मल्टीपल करता है तो लगभग दोस्तों 74 घंटे प्राप्त होते हैं। बोलो कितने प्राप्त होते हैं, लगभग 74 घंटे प्राप्त होते हैं। 74 घंटे बोलूं तो दोस्तों क्या मैं 3 दिन और शेष 2 घंटे कह सकता हूं। बोलो 3 दिन और कितने घंटे हो गए, 3 दिनों में कितने घंटे हो गए, 72 घंटे होंगे। भाई एक दिन में 24 घंटे तो 72 घंटे हो गए। बाकी कितने घंटे बच गए, 2 घंटे बच गए। तो 74 घंटे प्राप्त किए। 74 घंटे बराबर कह सकता हूं 3 दिन और 2 घंटे। दोस्तों अब इन 3 दिनों को लौटाएगा। भाई आपने उधार लिया था, उधार लेकर के ये 400 वर्षों के अंदर जो राशि बनी है, जो समय बना है, वो बताओ कितना बन गया, 3 दिन और 2 घंटे उसके पास में उधार राशि बन गई है। अब ये 3 दिनों को लौटाता है, किस प्रकार से लौटाता है देखते जाइए। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों ये 3 दिनों का एडजस्टमेंट कैसे करता है देखिएगा। प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं और साधारण वर्ष कितने होते हैं। तो दोस्तों 400 वर्षों को 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया मैंने। पहला तो लीप वर्ष और दूसरा साधारण वर्ष। देखिएगा प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है तो दोस्तों 400 में किसका भाग दे दो, 4 का भाग दे दो। 400 में 4 का भाग दिया, बोलो कितना आ गया, 100 आ गया। साधारण वर्ष निकालने, बाकी बच गए वो कौन से वर्ष रहेंगे, साधारण वर्ष रहेंगे। तो 400 में से 100 को घटा दिया, बोलो कितना आ गया, 300। तो बताओ लीप वर्ष तो कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था। साधारण वर्ष कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए। लेकिन यदि आपने आंसर 100 और 300 कर दिया तो 100% दोस्तों गलत होगा। बात है कि साहब गलत होगा तो सही क्या है, क्योंकि ये 3 दिनों को लौटाता है। 3 दिनों को लौटाएगा तो दोस्तों लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो दिनों की संख्या कितनी रहेगी, प्रत्येक वर्ष में लीप वर्ष जो भी है उस प्रत्येक वर्ष में दिनों की संख्या 366 रहेगी। यदि दोस्तों 366 में से एक दिन लौटा दे, कितना दिन लौटा दे, एक दिन लौटा दे तो 365 बनेंगे और 365 दिन बन गया तो बताओ वो कौन सा वर्ष बन जाएगा, साधारण वर्ष बन जाएगा। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। अब बात है कि साहब आप कहो कि ये 3 दिन एक ही वर्ष में लौटा दे। यदि एक ही वर्ष में 3 दिन लौटा दिया तो 366 की जगह कितने हो जाएंगे, 363 हो जाएंगे। बताओ आज तक कभी किसी वर्ष में 363 दिन हुए हैं क्या दोस्तों, 363 दिन नहीं होते हैं। इस कारण क्या करता है, इस वर्ष में से एक दिन घटा देगा, इस वर्ष में भी एक दिन घटा दिया, इस वर्ष में भी एक दिन घटा दिया। ये 3 दिन लौटाने थे इसको, तो बताओ एक एक दिन लौटा दिया तो बताओ कितने थे दिन बच गए, 365 और 365 65 दिन बच गए।
तो ये भी साधारण बन गया, ये भी साधारण बन गया और ये भी साधारण बन गए। बोलो साधारण कितने बन गए? 3 बन गए। तो साधारण में आकर के जुड़ेंगे तो 300 के अंदर 3 आकर के जुड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे? 303 बन जाएंगे। अब ये 3 वर्ष लीप वर्ष थे, 3 वर्ष लीप वर्ष थे, तो बताओ इनको घटा दिया आपने, घटा दिया तो ये इसके अंदर भी घट जाएंगे। बोलो कितने वर्ष घटेंगे? 3 वर्ष घटा दिया तो कितना आ गया? 97 आ गया। तो आज के बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो लीप वर्ष बताओ कितना बताओगे आप? 97 बताओगे, 97 वर्ष बताओगे। यदि साधारण वर्ष पूछता है कि प्रथम 400 वर्षों में साधारण वर्ष कितने होते हैं, तो क्या आंसर दोगे दोस्तों आप? 303 दोगे। तो जो एडजस्टमेंट मैंने समझाया उसके अंदर 2 ही बातें इंपॉर्टेंट थी। उसके अंदर केवल साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। ये 3 दिन का एडजस्टमेंट समझाने के लिए दोस्तों मैंने आपको इतना पूरा कंप्लीटली समझाया है। आगे देखिएगा, इसी क्वेश्चन को यदि दूसरे प्रकार से देखा जाए तो आप वर्षों में दोस्तों लीप वर्ष निकालने हैं, तो दोस्तों ये 100वां वर्ष है, 100वां वर्ष नहीं, यहाँ पे शताब्दी है। शताब्दी है तो 4 का नहीं 400 का भाग देंगे, बाकी कितने बच गए? 99 बच गए। 99 में दोस्तों 4 का भाग दिया, 99 में 4 का भाग दिया तो बताओ कितनी बार गया? 24 चौक 96, 24 बार गया। बाकी बच गए वो साधारण वर्ष है, साधारण कितने रह गए? 76 रह गए। 101 से 200 तक जाना है। 200वां भी क्या है दोस्तों? साधारण शताब्दी है, क्योंकि 200 के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो यहाँ भी कितने बच जाएंगे? 99 वर्ष बच जाएंगे। 99 में वही 4 का भाग दिया, कितनी बार दिया? 24 बार, और बाकी बच गए 76। 300 भी क्या है? साधारण वर्ष है, साधारण शताब्दी है यहाँ पे 300, क्योंकि 400 का भाग नहीं जाता है। जब नहीं जाता है तो बताओ वही 99 वर्ष बचेंगे। 99 में 4 का भाग दिया 24 बार, और बाकी बच गए 76। 400वां वर्ष है दोस्तों, जो 400वीं शताब्दी है, वो बताओ लीप शताब्दी है कि साधारण शताब्दी है? तो यहाँ पे लीप शताब्दी है। लीप शताब्दी होने के कारण यहाँ पे कितने वर्ष बनेंगे? 100 वर्ष बनेंगे, और 100 वर्षों के अंदर 4 का भाग दिया जाएगा तो लीप तो दोस्तों कितने आएंगे? 25 आएंगे, और साधारण कितने आएंगे? 75 आएंगे। अब दोस्तों यदि इनको अलग अलग काउंट किया जाए कि लीप को अलग कर लिया और साधारण को अलग कर लिया, तो 24, 24, 48, 74, 72, 72 और 25 कितने हो गए? 97 हो गए। क्या ये 400 वर्षों का एडजस्टमेंट है? तो प्रथम 400 वर्षों के अंदर जो लीप वर्षों की संख्या आई है वो पहले भी दोस्तों कितनी आई थी? 97, अभी भी कितनी आई है? 97 आई है। नेक्स्ट देखिएगा, साधारण वर्ष निकालने हैं तो दोस्तों साधारण वर्षों का टोटल करेंगे। 76, 76, 76 और 75 का टोटल करना है। यदि इन सभी का टोटल किया जाता है तो दोस्तों टोटल कितना आएगा? 303 आएगा। तो लीप वर्ष तो कितने आ गए? 97, और साधारण वर्ष कितने आए हैं? 303। यहाँ से दोस्तों आपके RS प्री एग्जामिनेशन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, शानदार क्वेश्चन था, देखिएगा आप। प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 29 जो फरवरी होती है दोस्तों, वो केवल लीप वर्ष में आती है, लेकिन अपने को फरवरी नहीं पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है? 29 तारीख पूछा है। अधिकांश लड़कों ने 29 तारीख को 29 फरवरी समझा, और 29 फरवरी लीप वर्ष में आती है। प्रथम 400 वर्षों में बताओ लीप वर्ष कितने होते हैं? 97 होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर किया वो पहले ऑप्शन के अंदर 97 था, जो 97 करके आ गए, जो कि क्या था? पूर्णतः दोस्तों क्या है? गलत है। तो बात है कि पूर्णतः गलत है, तो सही क्या है? सुनिएगा, देखिएगा और जानिएगा। 29 तारीख का जिक्र किया है, तो दोस्तों जो 29 तारीख है, क्या 29 तारीख जनवरी के महीने में नहीं आती? क्या मार्च के महीने में नहीं आती? क्या अप्रैल के महीने में नहीं आती? क्या दोस्तों सभी महीने में आती है? केवल और केवल फरवरी के महीने को छोड़कर। यदि फरवरी का महीना लीप वर्ष का है, फरवरी का महीना लीप वर्ष का है, तो दोस्तों 29 फरवरी आएगी। लेकिन यदि साधारण वर्ष का है तो 29 फरवरी नहीं आएगी। तो दोस्तों यदि मैं इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दूं, साधारण वर्ष अलग और लीप वर्ष अलग। प्रथम 400 वर्षों में अभी आपने देखा था कि जो लीप वर्ष थे, बोलो कौन से वर्ष थे? लीप वर्ष थे, वो तो कितने थे? 97। और जो साधारण वर्ष थे वो कितने थे? 303 थे। अब सुनिएगा, क्या प्रत्येक लीप वर्ष के प्रत्येक महीने में, लीप वर्ष के प्रत्येक महीने में 29 तारीख आएगी? तो 29 तारीख आएगी। फरवरी में भी 29 तारीख आएगी, क्योंकि लीप वर्ष की है, लीप वर्ष की है, इसका मतलब 29 फरवरी आएगी। प्रत्येक महीने में 29 तारीख आएगी, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अरे एक वर्ष के अंदर 12 बार आएगी, तो दोस्तों 97 वर्षों में कितनी बार आएगी? तो इससे किससे मल्टीपल कर दीजिए आप? 12 से मल्टीपल कर दीजिए। 12 से दोस्तों 97 को मल्टीपल किया तो बोलो कितना हो गया? 1164 बार हो गया। आगे देखिए,
303 है यहाँ पे। 303 साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो क्या जो फरवरी का महीना है उस फरवरी के महीने में क्या 29 तारीख आएगी? नहीं दोस्तों, फरवरी के महीने में 28 तारीख आएगी। 28 तारीख आएगी। इस वजह से तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो बताओ, फरवरी के महीने में तो आएगी नहीं, बाकी सभी महीने में आएगी। टोटल महीनों की संख्या 12 में से एक में आएगी नहीं, तो बाकी कितनों में आएगी? 11 महीनों में आएगी। 11 को 303 से मल्टीपल किया तो दोस्तों ये हो गया 3333। ये तो लीप वर्षों की है 29 तारीख, ये साधारण वर्षों की है 29 तारीख। दोनों का टोटल कर दीजिए दोस्तों। दोनों का टोटल किया, बोलो कितना हो गया? 4497 हो गया। कौन से ऑप्शन में है 4497? सी ऑप्शन में। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 4497। कोई कहे कि ना साहब ऐसे क्यों किया, डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखिएगा, यदि मैं 400 वर्षों की बात करूं तो 400 वर्षों के अंदर दोस्तों 29 तारीख कितनी बार आएगी? ये क्वेश्चन है अपना। तो यदि लीप वर्षों को छोड़ दिया जाए या उनको ध्यान में नहीं दिया जाए, या 29 फरवरी है उसको ध्यान में नहीं दे, तो बाकी महीनों में तो बताओ 29 तारीख आएगी। बाकी सभी महीनों में 29 तारीख आएगी। इसका मतलब है कि साहब 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से कम 29 तारीख कितने महीनों में आएगी? 11 महीनों में आएगी। बोलो कितने महीनों में आएगी? 11 महीनों में आएगी। 11 से दोस्तों 400 को मल्टीपल किया तो कितना हो गया? 4400 हो गया। बोलो कितना हो गया? 4400 हो गया। बाकी कौन बच गया? 29 फरवरी। केवल और केवल लीप फरवरी बच गई है, जो लीप वर्ष की फरवरी थी वो बच गई है। तो 400 वर्षों के अंदर, बोलो कितने वर्षों में? 400 वर्षों के अंदर लीप फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। भाई जितने लीप वर्ष होंगे उतनी लीप फरवरी आएगी। तो लीप फरवरी कितनी बार आएगी, या 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। 4400 में दोस्तों 97 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 4497। पहले भी आंसर कितना था? 4497। अभी भी आंसर कितना है? 4497।